हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RA3 एकेडमी। ज्योग्राफी की सीरीज में फर्स्ट चैप्टर हमने यूनिवर्स स्टार्ट किया था और वही जर्नी अब हम कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि यूनिवर्स बहुत वास्ट है, बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सारे सीक्रेट्स यूनिवर्स के पास है, जिसके बारे में काफी कुछ हमें पता है, बहुत कुछ हमें पता है और उससे भी बहुत ज्यादा हमें नहीं पता है। तो ये सारे जो सीक्रेट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट, उससे पहले हम सोलर सिस्टम तो कंप्लीट कर ले। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि सोलर सिस्टम जो है उसमें प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मीटियोरॉइड्स है। यही मीटियोरॉइड्स आगे चल के मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स बनेंगे। तो यहां तक हमने देखा था। अब सोलर सिस्टम में और दो चीज बाकी है। अगर आपने ये सब नहीं देखा है पार्ट, अगर यूनिवर्स का आपका अभी तक बाकी है देखना, तो ये वाली लिंक पे जाके आप ये वीडियो फर्स्ट देखिए, इसके बाद में ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो चीज हमारे यूनिवर्स में है वो है कॉमेट्स। और कॉमेट क्या है? एक आइस का बना हुआ, आइस और डस्ट का गोला। जैसे एस्ट्रॉइड होते हैं वैसे ही ये कॉमेट्स होते हैं, जनरली आइस, डस्ट और मेटालिक पार्टिकल से, मैग्नेटिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं। और ये जो कॉमेट है वो कुछ सालों के बाद कुछ सालों के अंतर में, आफ्टर सम इयर्स, वो सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करने आता है, तब हमें दिखता है। और जब आता है ये कॉमेट जो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि उसका एक बॉडी है। ये बॉडी के पीछे हमें ऐसे टेल दिखती है, और ये जो टेल है उसकी वजह से ही उसका नाम कॉमेट पड़ा है। लैटिन में कॉमेट वर्ड जो है उसका मीनिंग है लॉन्ग हेयर्ड स्टार। नो डाउट इट इज नॉट अ स्टार, बट यहाँ पे नाम दिया है जैसे ऐसे लगेगा कि उसके बाल है, इसकी वजह से यहाँ इसका नाम कॉमेट दिया गया है। वैसे देखे जाए तो कॉमा की तरह दिखता है, मैं तो ऐसे भी बोल देती हूँ कि कॉमेट मतलब कॉमा की तरह दिखता है, ताकि आपको याद रहे। हम देखते हैं कि क्या है वो। बट सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि कुछ साल के बाद में, जैसे हेली का कॉमेट ज्यादा फेमस है। हेली का कॉमेट हर 75 ईयर्स में अर्थ से हमें दिखता है, इधर हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करता है एंड अगेन वापस चला जाता है। बट वो आते कहाँ से है? हमारी सोलर सिस्टम में नेपच्यून की ऑर्बिट के बाहर एक बेल्ट है। जैसे कि ये हमारा सन है और लेट्स से ये नेपच्यून की ऑर्बिट है, मतलब कि ये ऑर्बिट में नेपच्यून है, उसके बाहर ऐसे कुछ ये कुइपर बेल्ट आया हुआ है। ये जो नेपच्यून है उसके बाहर ऐसे डोनट शेप का एक बेल्ट है जिसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट में बहुत सारे रॉकी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी लैक्स ऑफ रॉकी एलिमेंट्स है, सेलेस्टियल बॉडीज है। यहाँ क्यूपर बेल्ट में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है वो डस्ट, वाटर, आइस एंड कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल से बना हुआ रहता है। फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स मतलब आयरन, निकल, इस तरह के एलिमेंट्स उसमें होते हैं। उसके अंदर डस्ट होती है, ये सारे फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स की, तो ऐसे एलिमेंट से बना हुआ है। ये कुइपर बेल्ट से कॉमेट्स आते हैं। और कुछ कॉमेट्स होते हैं जो इसके भी बाहर, कुइपर बेल्ट के भी बाहर एक स्फीयर शेप में, कुइपर बेल्ट कैसा है, जस्ट अपना सन है और इस तरह से एक डिस्क शेप में है, जैसे डोनट लगा दिया हो, वो हुला हुआ करते हो ना, तो उस तरह से है, जैसे कि एक डोनट, एक रिंग जैसा है। बट इसके भी बाहर, इससे भी दूर और एक क्लाउड है, मतलब कि वो पूरा सन के अराउंड में स्फीयरिकल है, चारों साइड है, और वो क्लाउड को हम कहते हैं ओर्ट क्लाउड। यहां से भी कुछ कॉमेट्स आते हैं। स्क्रीन पे जो दो फिगर्स है उसको देखिए। एक फिगर है जो कुइपर बेल्ट को दिखा रही है और दूसरी जो फिगर है वहां पे ओर्ट क्लाउड है। इस तरह से कुछ कॉमेट्स ये कुइपर बेल्ट से आएंगे और कुछ कॉमेट ओर्ट क्लाउड से आएंगे। बट ये जब आएंगे तो होता क्या है, लेट्स से यहां से एक कॉमेट सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, और ज्यादातर जो भी कॉमेट्स होंगे उनकी जो ऑर्बिट्स है वो सर्कुलर नहीं होंगी, वो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। हमारे प्लैनेट्स की भी ऑर्बिट इलिप्टिकल होती है, बट उनकी एसेंट्रिसिटी थोड़ी कम रहती है, तो वो नियरली स्फीयरिकल हमें लगती है। बट यहाँ पे एसेंट्रिसिटी एज हाई एज 0.8 जितनी जाती है, और उसकी वजह से बहुत हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट से आते हैं।
तो इस तरह से कुछ उनकी ऑर्बिट रहती है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट यहाँ पे रहती है। अच्छा, व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? एसेंट्रिसिटी का मतलब है कि सर्कुलर शेप से कितना डिविएशन होता है। तो ये जो डिविएशन है उसे हम एसेंट्रिसिटी कहेंगे। यहाँ पे डिविएशन काफी ज्यादा है, 0.8 जितना, तो इसकी वजह से ये जो है इतनी हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमें दिखेगा। जैसे ही ये सन के पास आता जाएगा वैसे ही ये जो सन का रेडिएशन है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी उसके सरफेस पे, और ये हीट, लाइट एंड हीट की वजह से ये कॉमेट के जो डस्ट है, पहले तो पानी कैसा है, फ्रोजन वाटर है, आइस है, तो ये आइस पिघलेगा, साथ साथ में ये डस्ट भी पिघलेगी, और उसकी वजह से यहाँ पे एक पिघल के इस तरह से उससे दूर एटमोस्फियर के अंदर ये वाटर वेपर एज वेल एज ये डस्ट पार्टिकल्स जमा होते जाएंगे। मतलब कि इसकी जो सरफेस पहले रॉकी थी, एकदम जमी हुई थी, सॉलिड सरफेस थी, उसके अराउंड में इस तरह से एक एटमोस्फियर के जैसा क्रिएट होगा। साथ में सन जो है उसके सोलर विंड्स, सन का सोलर विंड उसका मतलब होता है कि जस्ट मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत ज्यादा एमिट करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो हमेशा ही रहेगा। तो ये जो सन के सोलर विंड्स है उसकी वजह से यहाँ पे, और ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, इसके पास फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स है उसके डस्ट के अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये डस्ट सन के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी, और उसकी वजह से इस तरह से जहां पे भी सन है उसके ऑपोजिट में इस तरह से उसकी टेल हमें दिखेगी। और अब अगर आप शेप देखोगे तो कुछ इस तरह का शेप हमें मिलेगा, इसे हम कॉमेट कहेंगे। अब ये जैसे जैसे पास में आएगा वैसे वैसे टेल लंबी होती जाएगी, क्योंकि अभी सोलर विंड्स जो है उसकी इफेक्ट ज्यादा पड़ेगी उसके ऊपर। सोलर विंड ये जितना पास में आएगा उतना ही सन के मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट उसके ऊपर आएगी, और उसकी वजह से उसकी टेल जो है वो और भी पीछे की तरफ उसको धक्का मारेगा सन का सोलर विंड्स। क्यों? क्योंकि सोलर विंड्स इस तरह से हर एक डायरेक्शन में जाता है, और जिस डायरेक्शन में जाएगा, अब यहाँ से देखो कि ये डिस्टेंस काफी दूर है तो टेल छोटी है, लेकिन यहाँ पास में आएगा तो डिस्टेंस कम हो गया, टेल और लंबी हो गई। तो इस तरह से ये टेल जो है वो लंबी होगी। अगेन ये जैसे दूर जाएगा टेल छोटी होती जाएगी, अगेन पास आएगा टेल लंबी होगी, और इस तरह से, और जैसे ही दूर चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा वापस क्यूपर बेल्ट में तो उसकी टेल खत्म हो जाएगी। सो इस तरह से ये चीज आती है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस कॉमेट से आते हैं, जब भी यूपीएससी ने पूछा है तो यही चीज आती है कि कॉमेट जो है उसकी टेल वो सन के डायरेक्शन में होती है कि सन के ऑपोजिट में होती है। तो ऑलवेज वो कौन सी साइड होगी, सन के ऑपोजिट साइड में लंबी होगी। तो एक तो ये चीज है। सेकेंड थिंग कि जितना नजदीक आएगा उतनी टेल लंबी होगी, और जितना दूर जाएगा टेल छोटी होगी। और क्यों टेल बनती है? बिकॉज ये जो अपने कॉमेट्स है वो किससे बने हुए हैं? हमने अभी कहा कि फ्रोजन वाटर एंड डस्ट है, और ये जो डस्ट है उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स है। अब ये जितना पास में आएगा वैसे ही सोलर एनर्जी की वजह से ये पिघलने लगेंगे, ये सारे मैटर्स जो पहले फ्रीज हुए हैं, ये जो डस्ट है जो पानी के साथ फ्रीज होके आइस बन के पड़ी थी उसके सरफेस पे, वो थॉ होगी, धीरे धीरे पिघलेगी, पिघल के फिर क्या होगा कि ये पिघला हुआ जो मटेरियल है उसको सन का जो सोलर विंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फेंकेगा। पहले माना जाता था कि एक ही टेल होती है, लेकिन अभी ऐसे नई डिस्कवरीज के हिसाब से पता चला है कि एक टेल ऐसी होती है और एक दूसरी टेल भी यहाँ पे जनरेट होती है। तो यहाँ दो टेल्स होती है। एक जो टेल होती है वो डस्ट और वाटर की होती है, ये वाली जो, और दूसरी जो टेल है उसके अंदर आयंस होते हैं, प्लाज्मा होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो हॉट प्लाज्मा वहां होता है, मतलब कि प्लाज्मा का मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो अगर आयनाइजेशन हो जाए उसका ड्यू टू हीट, तो ये जो आयन के रूप में अगर कोई जगह पे सारे आयन बन चुके हैं कोई एलिमेंट्स जो है वो, तो उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। मतलब कि ये प्लाज्मा की बनी हुई ऐसी टेल होगी। सो यहाँ पे दो टेल्स होती है, ये रिसेंट डिस्कवरी है, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ये चीज हमें नहीं मिलेगी, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये चीज है। क्लियर है? तो ये हो गया कॉमेट। और कॉमेट में सबसे फेमस जो है उसका नाम है हेलिस कॉमेट, कि जो एवरी 75 ईयर्स में आता है। ये लास्ट 1986 में हमें अर्थ से दिखा था। 1986 में हमारे सोलर सिस्टम में ये एंटर हुआ था, कुछ दिनों तक ये देखा गया था अर्थ से। अब नेक्स्ट 75 ईयर्स ऐड करोगे तो ये
2061 में फिर से आएगा। देखिए तब आपकी एज क्या होगी या हमारी एज क्या होगी, बट तब अगर जिंदा रहे तो देख लेंगे। क्लियर है? ये कॉमेट की बात हुई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज सोलर सिस्टम में है वो है ड्वार्फ प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में और एक चीज बाकी है, ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब ये ड्वार्फ प्लैनेट्स है क्या? तो पर्टिकुलरली ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज है कि जो सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करती है। बिग साइज है उनकी, जैसे कह सकते हो कि बिग साइज के एस्ट्रॉइड्स है। बट ये एस्ट्रॉइड्स जो ऐसे है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से उनका नियरली स्फीयरिकल शेप आ चुका है। मतलब कि प्लेनेट की दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। जब भी ड्वार्फ प्लैनेट्स की हम बात करेंगे तो दो कंडीशन। फर्स्ट ये होता है कि कोई भी प्लेनेट हम कब कहेंगे कि जब वो सन के अराउंड में डायरेक्ट रिवॉल्यूशन करता हो। तो ये ड्वार्फ प्लैनेट्स भी ऐसे ही सन के अराउंड में डायरेक्ट रिवॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड कंडीशन ये थी कि कोई भी प्लेनेट है उसका स्फीयरिकल शेप होना चाहिए, ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो कि वो सारा जो मटेरियल है वो इतना सेंटर की ओर खींचा जाए और जिसकी वजह से नियरली स्फीयरिकल शेप हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मिलता है कि जो डायरेक्ट सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करता है तो उसे हम प्लेनेट कहते थे। तो सेकंड कंडीशन भी है यहाँ पे। ड्वार्फ प्लैनेट्स जितने भी है ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स जो है उनका ग्रेविटेशनल पुल होता है और वो सारे स्फीयरिकल शेप्स में होते हैं, प्लस वो एस्ट्रॉइड से काफी बड़े होते हैं। मतलब कि एस्ट्रॉइड से बड़े हैं बट प्लेनेट से साइज कम है। दूसरा कि प्लेनेट की दो कंडीशंस ये फुलफिल करते हैं, फर्स्ट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एंड स्फीयरिकल शेप। बट जो थर्ड कंडीशन है ड्वार्फ प्लैनेट्स वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं। एंड डू यू रिमेंबर व्हाट इज द थर्ड कंडीशन टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट? यस, थर्ड कंडीशन जो है वो ये थी कि उसने अपना नेबरहुड क्लियर किया होना चाहिए, मतलब कि उसकी एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट होनी चाहिए। बट ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स है वो इंटरमिंगल करते हैं, या तो कोई पास वाले प्लैनेट की ऑर्बिट में चले जाते हैं, उनकी ऑर्बिट को क्रॉस ओवर करते हैं, या फिर इन लोगों की खुद की ऑर्बिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करती रहती है और उसकी वजह से उन्होंने अपना नेबरहुड क्लियर नहीं किया है। तो ऐसी बॉडीज, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज की जो प्लैनेट कहलाई जा सकती थी, प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक दो कैरेक्टरिस्टिक है बट जस्ट एक फुलफिल नहीं करते, तो उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। ड्वार्फ प्लैनेट याद आ रहा है कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है हमारा? प्लूटो। प्लूटो जो है उसको 2006 तक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। तब हम कहते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब 2006 में जब ये प्लैनेट की डेफिनेशन आई, तब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जब ये डेफिनेशन फाइनलाइज की प्लैनेट के लिए, तब ये प्लूटो जो है उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा। अब ड्वार्फ प्लैनेट में एक तो है प्लूटो, प्लूटो के अलावा दूसरे भी ड्वार्फ प्लैनेट्स है जिसमें है जैसे कि एरीज, हाउमिया, माके माके, मेक मेक नहीं है उसको माके माके कहेंगे, माके माके एटसेट्रा। देन सेरीज। यहाँ पे प्लूटो के साथ में ये सारे जो है कुइपर बेल्ट के मेंबर्स है, मतलब कि प्लूटो, एरीज, हाउमिया, माके माके के ऊपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स है, जबकि सेरीज एस्ट्रॉइड बेल्ट में है। तो सबसे पास का ड्वार्फ प्लेनेट है सेरीज, और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एरीज। देन प्लूटो आएगा। ड्वार्फ प्लेनेट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ड्वार्फ प्लेनेट का मतलब क्या है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो सन के अराउंड में डायरेक्टली रिवॉल्यूशन कर रहे हैं बट उन्होंने अपना नेबरहुड क्लियर नहीं किया है। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो नियरली स्फीयरिकल शेप में है, इनका शेप इरेगुलर नहीं है। प्लूटो को तो पहले प्लेनेट ही माना जाता था बट अब उसको ड्वार्फ प्लेनेट कंसिडर करते हैं। सेरीज के बारे में खास याद रखना कि सेरीज जो है, इवन ऐसा था कि बिफोर 2006 सेरीज के बारे में जब पता चला तो उसको तो प्लेनेट कंसिडर किया जाने वाला था, लेकिन फिर देखा कि नहीं, वो तो एस्ट्रॉइड बेल्ट में, वो लैक्स ऑफ दूसरे एस्ट्रॉइड्स के साथ में घूम रहा है और उनकी जो ऑर्बिट है उसको ये इंटरफियर कर रहा है। चलिए, ये जो एरीज, हाउमिया और माके माके है वो क्यूपर बेल्ट के अंदर है, तो ये भी ऐसे ही है कि क्यूपर बेल्ट के अंदर बाकी सारे जो एलिमेंट्स है उसकी ऑर्बिट के साथ क्रॉसओवर करते हैं। लेकिन प्लूटो का क्या हुआ? प्लूटो को क्यों हमने ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया? तो प्लूटो का ऐसे था कि जैसे अपना ये सन है और ये नेपच्यून की ऑर्बिट है। प्लूटो क्या करता है कि प्लूटो की जो ऑर्बिट है वो इस तरह से 2 बार प्लूटो की ऑर्बिट से क्रॉसओवर करती है। ये पिक में देखो, इस तरह से प्लूटो की ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉसओवर करती है और उसकी वजह से यहाँ पे प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करते हैं हम। तो ये वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। हमने सोलर सिस्टम कंप्लीट कर दी। अब ये बियॉन्ड स्टार दूसरी कौन सी चीजें हैं, क्या है यूनिवर्स में, यहाँ तक तो फिर भी हमें पता है कि ये सारी चीजों के बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना है, बचपन में भी पढ़ा है। यस, ड्वार्फ प्लैनेट शायद
न्यू कंसेप्ट हो सकता है जिन्होंने काफी पहले पढ़ाई की हो, अदरवाइज ये सारी चीजें हमें पता है। सो यहाँ तक हम रखते हैं अभी, क्योंकि ये एक ओवरऑल टॉपिक खत्म हुआ, हमारी सोलर सिस्टम भी खत्म हुई। सो ये स्टार के आगे क्या है, बियॉन्ड स्टार यूनिवर्स में और क्या क्या चीजें हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज इतना ही। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।